नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में उन सभी छात्र छात्राओं का जो ला कर रहे हैं या जो ला में अध्ययनरत हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कि सिविल जज या एडीपीओ या न्यायालय के अन्य ऑफिसरों की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो आज है आपका आईपीसी 1860, तो मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो क्रमांक हमारा जो है वो 5वां है, तो आईपीसी का 5वां वीडियो क्रमांक है। तो चलिए हम चलते हैं इसमें। तो हमने आपको जो हमारी कल की क्लास थी तो उसमें हमने आपको जो है वो समान आशय कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया था और लगभग उन सभी बातों को हमने यहाँ पे बड़े सरल भाषा में क्लियर किया था कि जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए उसी के आगे ये हमारा 5वां वीडियो है, इसको देखिए और कमेंट करिए। तो हम लेते हैं सेक्शन 35। तो 35 में क्या बात कही गई है? 35 में कहा गया कि जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक कार्य ज्ञान या आशय से किया गया है। ठीक है, तो कोई कार्य है वो इस कारण से अपराध है कि वो विशेष ज्ञान या आशय से किया गया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं, यदि उनका ज्ञान या आशय इस प्रकार का है तो जो भी आपराधिक कार्य होता है वो सभी व्यक्ति जो है वो उस अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। बहुत सिंपल बात कही गई है, शायद समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगला चलते हैं हम सेक्शन 36, सेक्शन 36, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। तो कोई ये कहती है कोई भी ऐसा अपराध जो अंशतः हम कार्य करके और अंशतः कार्य ना करके अर्थात लोप करके कर सकते हैं, तो बेशक हम ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिसमें हम आंशिक कार्य करते हैं और आंशिक कार्य नहीं करते हैं अर्थात लोप करते हैं। और इसका हमको दृष्टांत समझना होगा। तो दृष्टांत से काफ़ी हद तक ये बात हमको समझ में आ जाती है। तो ये दृष्टांत एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, ये एग्जाम में आया है ये। तो जैसे कि इसमें दो व्यक्ति हैं, नहीं एक ही व्यक्ति है इसमें जो अंशतः क्या करता है, भोजन देने का लोभ करता है और अंशतः जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है उसको जो है पीटता है। तो इस दृष्टांत में अगर हम कहें सिंपल अपने शब्दों में, तो इस दृष्टांत में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि किसी व्यक्ति को जिसको भोजन देना उसका जो है वो कानूनी दायित्व है, तो वो अंशतः क्या करता है उसको भोजन नहीं देता है और अंशतः क्या करता है उसको भूखे व्यक्ति की पिटाई भी करता है। तो केवल भोजन न देने से या केवल पीटने से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन दोनों स्थिति सहयोग होने से क्या हो गया, जिस व्यक्ति को भोजन नहीं दिया जा रहा था, जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा था, उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हत्या का वो दोषी होगा जो व्यक्ति ऐसा अंशतः कार्य या लोप करके उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये दृष्टांत एग्जाम में आया है आपके ये। फिर अगला हम चलते हैं सेक्शन 37। तो किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग देना। तो इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति हैं और कोई अपराध जो है वो कई कार्यों का संयुक्त परिणाम है। तो कोई भी व्यक्ति जो साशय जानते हुए सहमति के अधीन जो है वो इस तरह के आपराधिक किसी कार्य में जो है वो सहयोग देता है, तो वो जो है वो उस पूरे अपराध के लिए जो है वो दोषी होगा। ये सिंपल बात है बिल्कुल। थोड़ी सी धारा कठिन मानी गई है, इसलिए हम इसके दृष्टांत देख लें तो ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो दृष्टांत ये एग्जाम में सभी आए हुए दृष्टांत हैं, ये तीनों दृष्टांत आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम उसको देखते हैं, इसको आप भी ध्यान से सुनिए, ये इससे आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो का और खा, दो व्यक्ति हैं का और खा, ये क्या करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, या को जो है वो विष दे करके मारना है। इनका क्या उद्देश्य है, या को विष दे करके मारना है। लेकिन ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको ऐसा कोई विष नहीं देना कि अचानक जो है वो या की मृत्यु हो जाए।
बल्कि या को जो है हम स्लो पॉइजन देंगे, थोड़ी थोड़ी विष की मात्रा देंगे और एक समय लगातार अगर विष की मात्रा देने से जो है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इनका जरूर रूप से इंटेंशन रहा होगा कि इससे हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। इस तरह के रियल में मामले आए हैं, बीमा कंपनी के इस तरह के मामले आए हैं कि क्लेम लेने के लिए उसको स्लो पॉइजन देते रहते थे और धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया, अस्पताल में एडमिट हुआ और बीमारी के दौरान उसकी जो है मौत हो गई। किसी का शक भी नहीं किया कि जहर से दिया गया है, तो निसंदेह रूप से ऐसा मकसद रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों, क्योंकि दोनों व्यक्ति उसमें सहयोग कर रहे हैं, किसकी मृत्यु या की मृत्यु कायद करने में सहयोग कर रहे हैं, और इस तरह छोटी छोटी मात्रा देने से या की जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे का और खा जो है वो उसकी हत्या के दोषी होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दृष्टांत नंबर खा है, ये भी बहुत सिंपल है। का और खा संयुक्त जेलर या को अपनी ड्यूटी के दौरान भोजन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे का और खा जो है वो दो जेलर हैं, जिनकी जेलर में जो है वो कैदियों की देखभाल करने के लिए उनकी ड्यूटी है और इनकी शिफ्ट बटी हुई है ना। जैसे सुबह की शिफ्ट जो है वो आपकी ए नाम के जेलर की, का नाम के जेलर की है, और शाम की शिफ्ट आपकी जो है वो खा नंबर की जेलर की है। ये दोनों आपस में एक सहमति करते हैं कि हम जो है वो जब जब हमारी ड्यूटी होगी तो हम जो है या को जो है भोजन नहीं देंगे। इस प्रकार से या जो है वो जब भोजन नहीं पाएगा तो उसका शरीर क्षीण होकर के वो जो है वो मर जाएगा। तो दोनों ऐसा करते हैं, का अपने ड्यूटी के दौरान और खा अपने ड्यूटी के दौरान जो है वो या को जो है वो भोजन नहीं देता है। और इसका परिणाम क्या होता है, क्या होता है परिणाम? इसका परिणाम जो है वो या नंबर व्यक्ति जो है वो मर जाता है। तो यहाँ पे का और खा दोनों जो है वो हत्या के दोषी होंगे। फिर हम तीसरी बात लेते हैं, ये भी स्पष्ट करती है यहाँ पे पद उत्तरवर्ती, है ना। तो जैसे कि एक जेलर है, उसका दायित्व क्या है? भोजन देना, है ना, कैदी को भोजन देना। वो क्या करता है? कैदी को भोजन नहीं देता है। फिर आगे चल के क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है वो उसका जो है वो पदच्युत हो जाता है किसी कारण से वो, और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति जो है वो जेलर बन करके यहाँ पे आता है। और जब जेलर बन के आता है तो यहाँ पे वो ये तो जानता है कि इस व्यक्ति को भोजन नहीं दिया गया है, बहुत दिन से ये भूखा है, इसी कारण से इसका शरीर जो है क्षीण हो गया है। ये जानते हुए भी जो है वो उसको क्या करता है? भोजन नहीं देता है। और परिणाम स्वरूप जो क्या होता है, या व्यक्ति जिसको भोजन नहीं दिया जाता, कैदी है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे चूँकि का और खा के बीच में कोई सहमति नहीं थी, कोई संधि नहीं थी इस तरह की, तो यहाँ पे दोनों ने अलग अलग अपराध किए। तो का नंबर जो पहला नंबर जेलर था, तो उसने कौन सा अपराध किया? तो उसने जो है वो हत्या का प्रयास किया, क्योंकि उसके द्वारा भोजन न दिए जाने से ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी कि उसकी मृत्यु हो जाए, है ना। एक ये है कि मृत्यु आगे चल करके अगर और न दिया जाए तो हो सकती थी। तो उसको जो है वो पहले नंबर जेलर को हत्या का प्रयत्न के लिए दोषी माना गया। और जो दूसरा नंबर का जेलर था, उत्तरवर्ती जेलर था, वो तो ये समझ रहा था कि ये व्यक्ति इतना भूखा है, इसका शरीर इतना टूट चुका है, यदि इसको खाना नहीं दिया गया तो ये मर जाएगा। तो इस तरह की जानकारी होते हुए भी जो है वो उसने उसको खाना नहीं दिया, वो मर गया। तो इस प्रकार से जो सेकंड उत्तरवर्ती जेलर है वो काहे के लिए दोषी होगा? काहे के लिए? हत्या के लिए दोषी। वेरी गुड, है ना, वो हत्या के लिए दोषी होगा। तो स्वाभाविक है आप ये धारा से समझ चुके होंगे, इसमें कुछ नहीं। आप ये 3 दृष्टांत आते हैं, इन दृष्टांत को आप समझ लें एक बार। मैंने संक्षेप भाषा में लिखे हैं, तो आप भी अपने नोट्स में जो है वो संक्षेप में लिख सकते हैं उसको। अगर सांकेतिक रूप से लिख लें आप, तो आप जैसे ही देखेंगे सांकेतिक रूप से तो आपको पूरा का पूरा दृष्टांत जो है वो याद आ जाएगा। इसको कहानी तरह अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सेक्शन 38, सेक्शन 38, इसमें क्या बात कही गई है? तो इसमें कहा गया है कि आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेंगे। स्वाभाविक है कि यदि कोई आपराधिक कार्य है और उसमें कई व्यक्ति हैं, माने संयुक्त व्यक्ति मतलब कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, तो यदि उनके बीच में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, समान आशय नहीं है, कोई ऐसी सहमति नहीं है या अन्य कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो उन व्यक्तियों ने अगर अपराध किया है तो उनको जो है भिन्न भिन्न अपराधों के लिए दोषी माना जा सकता है। दृष्टांत जैसे प्रकोपन वाला दृष्टांत दिया गया, ये भी दृष्टांत इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकोपन का दृष्टांत दिया गया है, तो उसमें जो एक व्यक्ति है जो प्रकोपित हो जाता है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन हो जाता है, और इस प्रकोपन के अधीन जो है वो जिस व्यक्ति ने उसको प्रकोपन दिया है वो उस पर जो है वो हमला करता है। और एक थर्ड व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति से जिसकी हत्या कर दी गई, जिसकी मृत्यु हो गई, उससे जो द्वेष भाव रखता है वो, तो
वो क्या करता है, प्रकोपन का लाभ लेते हुए क्या करता है कि प्रकोपित व्यक्ति को जो है वो सहयोग देता है। तो यहाँ पे यद्यपि हत्या, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ पे दोनों व्यक्ति अलग अलग अपराध के दोषी होंगे। जो व्यक्ति प्रकोपन के अधीन था, वो व्यक्ति जो है वो धारा 300 में जो सेकंड भाग है उसमें जो अब बात क्रमांक 1 दिया गया है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, तो उसके अधीन आएगा। और वो आपराधिक मानव वध के लिए जो हत्या नहीं होता है उसके लिए दोषी होगा। जबकि वो व्यक्ति जो प्रकोपन का लाभ उठा करके और प्रकोपित व्यक्ति को जो है वो सहयोग देता है, वो व्यक्ति जो है वो धारा 302 के अधीन जो है वो हत्या का दोषी होगा। तो यही बात इसमें कही गई है कि अगर कई व्यक्ति मिलकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भिन्न भिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात ये? चलिए चलते हैं अगला, धारा 39। तो ये स्वेच्छा हम लोग जानते हैं, स्वेच्छा मतलब कि अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको अलग अर्थों में लिया गया है। तो हमको लीगल शब्द हमको जानना चाहिए, लीगल दृष्टि से जो है स्वेच्छा का मतलब है क्या। तो चलिए हम चलते हैं, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, ये कब कहा जाता है? तो इसमें आपकी जो है 2 कंडीशन दी गई हैं। तो चलिए हमारा थोड़ा सा मोबाइल बंद हो गया था, तो उसको देखा हमने, बच्चों ने बताया कि सर मोबाइल बंद हो गया है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ स्वेच्छा से बंद हुआ है आपका, तो मैं उसके आगे चलता हूँ। धारा 39 स्वेच्छा है ना, तो ये बता दिया था हमने। स्वेच्छा मतलब होता है अपनी मर्जी से काम करना। कोई काम हमने जो किया है, यदि अपनी मर्जी से किया है तो वो काम कहलाता है कि हमने वो काम जो है वो स्वेच्छा से किया है। लेकिन यदि हम ला की दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ पे स्वेच्छा का थोड़ा सा अर्थ जो है वो अलग है। तो चलिए हम देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, ये कब कहा जाएगा? तो पहली कंडीशन ये बताई गई है कि यदि वह जिन साधनों द्वारा कार्य कर रहा है, यदि उसका वैसा करना उसका जो है आशय है और वैसा कार्य होता भी है, तो वो यही कहा जाएगा कि वो कार्य जो है वो उसने स्वेच्छा से किया। दूसरी कंडीशन हमारी है कि ऐसा तब भी कहा जाता है जब यदि वह परिणाम का संभाव जानता है, यदि वह संभाव जानता है कि ऐसा परिणाम इसका हो सकता है। तो जब वो सीधे तो नहीं जानता है, लेकिन उसके मन में भी रहता है कि ऐसा संभाव है कि ऐसा चीज़ हो सकती है, ऐसी बात हो सकती है, तो भी वो स्वेच्छा से कही जाएगी। या वो इस तरह का विश्वास रखता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यदि इस बात का जो विश्वास रखता है तो वह उस बात को जो है वो स्वेच्छा से करता है, यह कहा जाता है। अब इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है, तो ये दृष्टांत आपके एग्जाम में भी आया है ना, एग्जाम में दृष्टांत ही आपका आता है। तो दृष्टांत बहुत सिंपल है। तो एक जिसमें जो अभियुक्त है वो लूट को जो है वो सहज बनाने के लिए, सुकर बनाने के लिए जो है वो क्या करता है कि एक नगर के बसे हुए घर में जो है वो क्या करता है, आग लगा देता है, ताकि आग लगाने से उस घर के व्यक्ति बाहर निकल आएँ, वो उनको आराम से लूट सके। लेकिन इसमें होता क्या है कि उस मकान में जो है वो एक व्यक्ति सो रहा होता है और इस तरह आग से जो है वो जल करके उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक स्वाभाविक जानता होगा वो कि किसी बसे हुए घर में जहाँ पे मानव निवास है, यदि हम उसमें आग लगा दें तो कोई व्यक्ति वो भी रात के समय, तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उसने जो है वो साकी या जो व्यक्ति मरा है उसकी जो है वो स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं हम। तो हमारा सेक्शन 40 है, तो इसमें सिर्फ हमको इतना ध्यान में रखना है कि 40 जो है वो अपराध से संबंधित है। माने आप कह सकते हैं कि 40 जो है वो अपराध को परिभाषित करता है, तो कोई अपराध की विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। फिर आगे हम चलते हैं, धारा 43, ये शब्द अवैध। अवैध क्या है? तो हम समान भाषा में जानते हैं, अवैध माने जो कानून के खिलाफ है, ऐसा कोई भी काम जो कानून हमको करने की अनुमति नहीं देता है वो काम हम करते हैं तो वो अवैध कहलाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अवैध की जो है वो व्यापक परिभाषा दी गई है। तो हर बात निम्नलिखित स्थितियों में जो है वो अवैध कहलाएगी। हर बात जो है वो निम्नलिखित 3 स्थितियां हैं तो वो अवैध कहलाएगी। यदि वो अपराध हो, यदि कोई बात अपराध है तो वो क्या कहेंगे हम उसको, अवैध है वो। फिर यदि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, माने विधि द्वारा उसको जो है वो मना किया गया हो, तो हम कहेंगे कि ये अपराध है। यदि किसी बात को विधि द्वारा मना किया गया है, हम वही बात करते हैं, जैसे कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये विधि द्वारा हमको जो है वो मना किया गया है, और हम सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, तो ये क्या है, अवैध है ना। हमारा काम क्या है, ये
अवैध है। और तीसरा थोड़ा यहाँ पे डाउट होगा कि ये आपके क्रिमिनल विधि में ये सिविल कहाँ से आ गया, तो यहाँ बच्चे डाउट में आ जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि ए बी सी निम्नलिखित में से कौन स्थिति सही है ना, कौन सा विकल्प सही है। ए बी सी तीनों सही हैं, ए को 2 सही हैं, 2 3 सही हैं। तो इसमें जो है वो जनरली क्या करते हैं, जब हम क्रिमिनल विधि है ये, तो उसमें देखते हैं सिविल वाली बात कहाँ से आ गई है, भाई सिविल में बात कहाँ से आ गई, लेकिन इसमें सिविल लिखा हुआ है। तो तीसरी स्थिति है कि सिविल कार्रवाइयों को करने के लिए आधार उत्पन्न होता हो। माने यदि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे ऊपर जो है वो सिविल सूट दायर कर सकता है, तो ये बात भी जो है वो अवैध होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 44 क्या बताया गया, इसमें क्षति बताया गया है ना। धारा 44 में क्या बताया गया है, क्षति बताया गया है। तो क्षति का अगर हम सिंपल